सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेवालान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है, हमने नॉमिनेशन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद भी हमने एक टॉपिक कर लिया था और उसके कुछ जो मॉक टेस्ट थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स एंड लॉकर्स। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेफ कस्टडी और लॉकर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो लॉकर्स आपको सभी को पता है कि लॉकर्स रूम में एक लॉकर होता है जो कि हम कस्टमर को लीज पे दे देते हैं, जिसके अंदर वो अपना कुछ भी आर्टिकल्स रख सकता है। और सेफ कस्टडी होती है, सेफ कस्टडी ये बैंक के लिए होती है कि बैंक को जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने पास सेफ रखने होते हैं। जैसे मान लो कोई लोन अकाउंट है, उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर बैंक का कोई लीज डॉक्यूमेंट है जो उसने ज़मीन लिया है लीज पे, उसका कोई डॉक्यूमेंट है, या एम्प्लॉय की डिटेल्स है, कस्टमर की डिटेल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेफ रखने होते हैं अपने पास। तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, सेफ कस्टडी उसको हम बोल देते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्ट की, ये कौन से एक्ट के अंदर डिफाइन होता है। तो सेफ कस्टडी होता है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और लॉकर्स होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। उसके बाद रिलेशनशिप हमने सारी कर ली है कस्टमर और बैंकर की। तो सेफ कस्टडी के केस में क्या होगा, बैंक क्या होगा बैली और कस्टमर क्या होगा बेलर। और लॉकर्स के केस में क्या होता है, बैंक होता है लेशर और कस्टमर क्या होता है लेसी। लेशर कौन होगा, यानी कि जो पर्सन क्या करेगा, किराए पर देगा, लीज पर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लीजिंग आउट द स्पेस, यानी कि कुछ स्पेस जो है वो लीज पर देना। तो सेफ कस्टडी में क्या होता है, देखिए, नो स्पेस इज लीज्ड आउट टू द कस्टमर। कोई भी जो स्पेस है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं किया जाता। यानी कि मान लो किसी कस्टमर ने लोन कराया है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जो कस्टमर ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे आप स्पेस प्रोवाइड करो और उसमें मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स रखूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो स्पेस है वो सारा का सारा किसके पास होता है, बैंक के पास होता है। वो कोई भी स्पेस कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करता। और लॉकर के केस में क्या होता है, स्मॉल लॉकर इन द लॉकर्स कैबिनेट इज लीज्ड आउट, यानी कि एक छोटा सा लॉकर दे दिया जाता है कस्टमर को, जो कि लॉकर्स रूम होता है, लॉकर्स कैबिनेट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा लॉकर दे दिया जाता है जिसमें कि वो अपना कोई भी आर्टिकल्स रख सकता है। उसके बाद बात आती है नॉमिनेशन की, कि नॉमिनी कौन कौन हो सकता है। नॉमिनेशन का आज हम पूरा का पूरा टॉपिक करेंगे। तो नॉमिनेशन में क्या आएगा, देखिए, ओनली वन नॉमिनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट वेयर नो नॉमिनेशन इज अलाउड। तो सेफ कस्टडी में हम एक नॉमिनी दे सकते हैं, ओनली वन, सिर्फ एक नॉमिनी दे सकते हैं। एक्सेप्ट इन केस ऑफ जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट, जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट में क्या होगा, वेयर नो नॉमिनेशन इज अलाउड। लेकिन जो जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट होंगे उसमें कोई भी नॉमिनेशन अलाउड नहीं होता। और लॉकर्स के केस में क्या होगा, ओनली वन नॉमिनी एक्सेप्ट इन केस जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर अकाउंट बट नो मोर देन टू, कि इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नॉमिनी दे सकते हैं। लेकिन जो जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट होता है उसमें हम नहीं दे सकते, लेकिन हम दो से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, बट नॉट मोर देन टू। एक दे सकते, एक से ज़्यादा दे सकते, लेकिन दो से ज़्यादा हम नहीं दे सकते लॉकर्स के अंदर नॉमिनी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है ड्यूटी ऑफ द बैंक, की सेफ कस्टडी और लॉकर्स के केस में जो बैंक्स की ड्यूटीज़ होती है वो क्या होती है। तो देखिए, टेक प्रॉपर एंड एक्स्ट्रा केयर रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि जो सेफ कस्टडी के अंदर बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए, आर्टिकल्स रखे गए हैं, उनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर केयर करनी होती है बैंक को, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी ने लोन लिया है तो उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपने अपने पास रखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको लॉस्ट कर दोगे, उनको गुम कर दोगे, क्योंकि जैसे ही लोन भरेगा वो आपको सरेंडर करने होते हैं वापस, वो उनकी डिलीवरी करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और लॉकर के केस में क्या होगा, टू इंश्योर दैट लॉकर्स हैव बीन प्रॉपरली लॉक्ड आफ्टर ऑपरेशन ऑफ द लॉकर, यानी कि लॉकर के केस में क्या होगा कि जो लॉकर है वो अच्छे तरीके से बंद हो गए हों, जब कोई कस्टमर उनको देखने आया है
उसने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, तो उसके बाद बैंक को ये इंश्योर करना है कि जो लॉकर है वो अच्छे तरीके से लॉक हो चुका है। उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, कि यानी कि अगर कोई भी पर्सन सेफ कस्टडी से या फिर लॉकर से अपने आर्टिकल्स की डिलीवरी लेना चाहता है, निकालना चाहता है, तो उसमें क्या होगा देखिए, डिलीवरी ऑफ द गुड्स और ऑन सरेंडर ऑफ सेफ कस्टडी रिसिप्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी आर्टिकल है वो कब सरेंडर कर देंगे, कब डिलीवरी हो जाएगी उसकी, जब बैंक को क्या मिल जाएगी, सेफ कस्टडी रिसिप्ट आप दे दोगे उनको, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस मिल जाएंगे। और लॉकर केस में क्या होता है, द कस्टमर ऑपरेट्स द लॉकर एट इट्स डिस्क्रिशन, यानी कि लॉकर केस में क्या होगा, उसमें तो आप कभी भी निकाल सकते हो, कस्टमर कभी भी अपने आर्टिकल्स निकाल सकता है उसके अंदर, लेकिन ऑपरेट वो तभी कर पाएगा जब आप प्रॉपर उसको जो रेंट उसका भर रहे हो। अगर आप रेंट नहीं भरोगे तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा कि आप उसको ओपन कर सको, लेकिन अगर आप उसको ओपन कर सकते हो तो आप अपने आर्टिकल्स कभी भी डिलीवरी ले सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, यानी कि जिसके डॉक्यूमेंट्स कुछ आर्टिकल सेफ कस्टडी के अंदर है या फिर लॉकर्स के अंदर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ए डिसीज्ड अकाउंट, यानी कि अगर किसी की डेथ हो गया है और उसको अपने जो आर्टिकल्स है उसको वापस चाहिए, तो उस केस में जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पे मान्य नहीं होता। किस केस में, सेफ डिपॉजिट में, तो वहाँ पे चलेगा क्या, ओनली प्रोबेट ऑफ द विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल्स। उसमें या तो आपको विल का जो डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे, ठीक है, यानी किसको वो आर्टिकल्स मिलेंगे, या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको देना पड़ता है, तब जाके आपको जो आर्टिकल्स है उसकी डिलीवरी मिल जाती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर काम नहीं आता। और सेम हमारे पास होता है लॉकर्स के अंदर, यहाँ पे भी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे उसका कुछ भी काम नहीं आएगा, उसमें भी आपको प्रोबेट ऑफ द विल देनी पड़ेगी या फिर आपको लेटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तब जाके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक जो कि सेफ कस्टडी और लॉकर्स के बारे में था। अब हम इसमें करेंगे नेक्स्ट नॉमिनेशन। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक नॉमिनेशन में हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो नॉमिनेशन होता क्या है। नॉमिनेशन क्या होता है कि आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आप एक नॉमिनी नॉमिनेट करते हो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जो फंड है या कुछ भी है वो किसको वो जाएंगे, तो वो हमारे पास होता है नॉमिनेशन नॉमिनी। तो देखिए, नॉमिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले बात हम करेंगे इसकी कि कहाँ पर ये डिफ़ाइन किया गया है। तो ये डिफ़ाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 45Z से सेक्शन 45ZF तक जो हमारे पास नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के रूल्स हैं, क्या डेफिनेशन होती है, वो सारा का सारा यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि किस किस अकाउंट में नॉमिनेशन किया जा सकता है। तो हमारे पास है डिपॉजिट अकाउंट, जो कि आप सिंपल सेविंग अकाउंट खोल देते हो, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स और लॉकर्स, जो हमने अभी दोनों पढ़े, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स और लॉकर्स, दोनों में ही हमारे पास क्या होता है, नॉमिनेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है इंडिविजुअल कैपेसिटी अकाउंट। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी अकाउंट में देखिए क्या होगा, नॉमिनेशन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो इस केस में भी नॉमिनेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। हाउएवर नॉमिनेशन इज अवेलेबल टू ए सोल प्रोप्राइटर इन ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। और जो सोल प्रोप्राइटर है उसने अगर कोई भी अकाउंट अपना खुलवाया हुआ है, यानी कि कोई इंडिविजुअल है, तो उस किसी भी अकाउंट में वो अपना नॉमिनी दे सकता है। उसके बाद आता है जॉइंट अकाउंट। तो जॉइंट अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनेशन इज अवेलेबल। जॉइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ए फर्म, क्लब, कंपनी, ट्रस्ट एटसेट्रा कैन नॉट एक्ट एज नॉमिनी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ये जो ट्रस्ट वगैरह होगी, कंपनी होगी, इसमें कोई भी हम नॉमिनी प्रोवाइड नहीं कर सकते या इनको हम नॉमिनी नहीं बना सकते। उसके बाद है माइनर एज नॉमिनी, यानी कि कोई माइनर है अगर उसको हम नॉमिनी रखें तो नॉमिनी कैन बी ए माइनर।
किसी माइनर को हम नॉमिनी रख सकते हैं। अगर किसी ने मान लो अकाउंट खुलवाया है तो वो किसी को ऐसे पर्सन को नॉमिनी रखना चाहता है जो कि माइनर हो, तो उसको नॉमिनी बनाया जा सकता है। ए थर्ड पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड हु विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर फॉर रिसीविंग मनी। और एक थर्ड पर्सन जो वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जो कि नॉमिनी के बिहाफ पे जो मनी है, जो फंड है वो रिसीव कर सकता है, लेकिन जो माइनर है उसको हम नॉमिनी बना सकते हैं। उसके बाद माइनर के बारे में यहाँ पे लिखा गया देखिए, इन द गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर। अगर माइनर का अकाउंट है और उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, गार्डियन ऑपरेट कर रहा है, तो गार्डियन हैज एवरी राइट टू मेक द नॉमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो अगर उसको गार्डियन ऑपरेट कर रहा है माइनर अकाउंट को, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो किसी और को नॉमिनी बना सकता है। ठीक है, यानी कि माइनर का अकाउंट है, उसको गार्डियन ऑपरेट कर रहा है, तो अगर उसके अंदर नॉमिनी कोई भी बनाना है तो नॉमिनी कौन बना सकता है, गार्डियन जो है उसके पास राइट है कि वो किसी को भी उसके अंदर नॉमिनी बना सकता है। नो नॉमिनेशन इन सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर। लेकिन अगर जो माइनर का अकाउंट है उसको वो सेल्फ ऑपरेट कर रहा है तब उसके अंदर कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी का हमने पढ़ लिया कि नॉमिनेशन इज अवेलेबल, नॉमिनेशन हो सकता है, नॉट अवेलेबल फॉर जॉइंट नेम। लेकिन जॉइंट केस में जो जॉइंट अकाउंट होगा वो, तो उस केस में नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। लॉकर्स का भी हमने पढ़ लिया है, नॉमिनेशन इसमें भी अवेलेबल होता है। और देयर कुड बी मोर देन वन पर्सन, यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन को हम नॉमिनेट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन टू, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर अकाउंट ईच अकाउंट होल्डर इज इन जॉइंट अकाउंट कैन नॉमिनेट वन पर्सन। तो लेकिन जो जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट होता है उसमें जो हर एक पर्सन है जिसका भी लॉकर जो जॉइंट है उसमें, तो वो एक नॉमिनेट उसमें कर सकता है, एक नॉमिनी उसमें बना सकता है, लेकिन या तो एक होगा या फिर दो होगा, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद है नॉमिनी इज एन एजेंट, कि नॉमिनी जो है वो एक एजेंट का काम करेगा। इन नॉमिनेशन द नॉमिनी इज ट्रीटेड एज एन एजेंट फॉर रिसीविंग मनी डेट इज ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स। यानी कि जो नॉमिनी होता है वो एक एजेंट का काम करता है कि अगर पैसे वापस आने हैं, मान लो डेथ हो गया, कुछ भी हो गया है, तो उस केस में जो नॉमिनी क्या होगा, एक एजेंट का काम करता है जिसके पास पैसा आएगा। यानी कि वो ट्रस्टी होगा, लीगल हेयर हो गया, लीगल उत्तराधिकारी हो गया उसका, जो कि उस पैसे को जो प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा। उसके बाद है प्री मैच्योर पेमेंट। प्री मैच्योर पेमेंट में क्या होगा देखिए, प्री मैच्योर पेमेंट टू द नॉमिनी बिफोर ड्यू डेट इज ए वैलिड डिस्चार्ज टू बैंक इन केस ऑफ डिसीज अकाउंट। यानी कि प्री मैच्योर पेमेंट में क्या होगा कि कोई अकाउंट डिसीज्ड अकाउंट हो गया, यानी कि जिसका वो अकाउंट था उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में प्री मैच्योर पेमेंट किसको दी जा सकती है, बिफोर ड्यू डेट दी जा सकती है नॉमिनी को। प्री मैच्योर पेमेंट दी जा सकती है बिफोर ड्यू डेट नॉमिनी को, कब, जब उस होल्डर की जिसका वो अकाउंट था उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है लोन। लोन के इसमें क्या होता है देखिए, नो लोन टू नॉमिनी बट प्री मैच्योर पेमेंट अलाउड, कि नॉमिनी को कोई लोन नहीं दिया जा सकता। यानी कि मान लो उसका कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट के बेस पे नॉमिनी कोई भी लोन नहीं ले सकता, लेकिन उसको प्री मैच्योर पेमेंट अलाउड होती है, प्री मैच्योर पेमेंट वो ले सकता है। उसके बाद आता है लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स में देखिए क्या होगा, पेमेंट कैन नॉट बी मेड टू लीगल हेयर्स। यानी कि मान लो किसी का पर्सन का अकाउंट है और उसने उसमें नॉमिनी दिया हुआ, किसी ए पर्सन का अकाउंट है, बी उसका बेटा है, मान लो सी उसने कोई भी थर्ड पर्सन नॉमिनी दिया गया है, तो अगर वो डिसीज्ड अकाउंट हो जाता है तो उसकी पेमेंट बी को नहीं दी जाएगी, जो कि उसका सन है या उसको कुछ भी है, रिलेटिव है जो बी था, वो उसको नहीं दी जाएगी। वो किसको दी जाएगी, जो उसके अंदर नॉमिनी है जो कि सी था। तो यही बात यहाँ पे बोली गई कि पेमेंट कैन नॉट बी मेड टू लीगल हेयर्स in spite of production of succession certificate, labor, letter of administration, probate, etc. in account in which nomination is made. उसके बाद पेमेंट टू द नॉमिनी कैन बी रिफ्यूज्ड ओनली व्हेन कॉम्पिटेंट कोर्ट इशू द स्टे और
प्रोहिबिटरी इंजेक्शन ऑर्डर, यानी कि लीगल हेयर को तो वो नहीं जाएगी, वो किसको जाएगी, नॉमिनी को। लेकिन नॉमिनी के पास भी उस पेमेंट को रोका जा सकता है नॉमिनी के पास जाने से। कब? जब इसके अंदर कोर्ट जो इंटरफेयर करता है और कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा देता है कि ये जो पेमेंट है ये उसके पास नहीं जाएगी। तो ये थे हमारे पास नॉमिनेशन का टॉपिक, जो कि बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक होता है और इसमें से भी आपके पास सेव कस्टडी लॉकर में से और इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का आपके पास आ सकता है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपका सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कराया जा रहा है। और अगर आप मॉक टेस्ट भी करना चाहते हो तो जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ का है। उसमें आपको सारे के सारे जो मॉक टेस्ट अभी आ चुके हैं और आगे आएंगे वो सभी के सभी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय श्री राम।